मिनट का फिल्म है। एक महंगाई पर, एक बेरोजगारी पर और एक सद्भावना और एकता के विषय पर। अभी आज हम चौथा फिल्म अभी रिलीज करने वाले हैं और जो समाज में ध्रुवीकरण हो रहा है और जो समाज में द्वेष फैलाने की प्रयास हो रही है आरएसएस की, बीजेपी की ओर से, उस विषय पर ये छोटा सा फिल्म बनाया गया है। और ये भारत जोड़ो यात्रा का एक महत्वपूर्ण विषय है जो बार बार हम उठाते हैं, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। तो पहले ये फिल्म देख लें और उसके बाद में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय पर हम बात करेंगे। फिल्म दिखा दीजिएगा प्लीज, प्ले करो। मेरा नाम है सॉरी नाम नहीं कर और मेरे शहर का नाम वो विश्व। हम नहीं चाहते कि आपको हमारे कपड़ों से भी आपको हमारी धर्म या जात के बारे में कोई भी अंदाजा नहीं। क्या इस शहर के लोगों से बड़े प्यारे रिश्ते बनते हैं, लेकिन इस नई आंधी में सब खो गए। बस अब तो हमें जवाब चाहिए। नहीं, किसी जात धर्म से नहीं, नफरत मिटा देना चाहते हैं इसे हम। प्रैक्टिस बहुत के लिए प्रत्याशा से निकलने का टाइम आ गया। प्यार जोड़ने वाली जब नफरत मिटानी हो तो क्यों न जुड़े। भारत जोड़ो यात्रा, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, हर जवाब मिलने तक, भारत जुड़ने तक। तो साथियों, 100 दिन से 101 दिन से हम नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, महंगाई से नाता छोड़ो भारत जोड़ो, झूठे वादे छोड़ो भारत जोड़ो के नारे लगाकर यहाँ तक पहुँचे हैं। आज यहाँ एक और नारे के आधार पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। प्रधान, चुप्पी तोड़ो भारत जोड़ो, और इसके बारे में आपको पवन खेरा जी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री, चुप्पी तोड़ो और खास तौर से चीन पर चुप्पी तोड़ो भारत जोड़ो। पवन खेरा जी। धन्यवाद जयराम जी। देश परेशान है, आक्रोशित है और हैरान है कि क्या कारण है प्रधानमंत्री किसी सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं है। चीन पर संसद में चर्चा करने को तैयार नहीं है। 2 दिन पहले मैं और हमारे प्रभारी जयराम रमेश जी आपसे मुखातिब हुए थे, इसी मुद्दे पर हुए थे। हमने कई महत्वपूर्ण बिंदु इसमें उठाए थे। प्रधानमंत्री के चीन से जो घनिष्ठ संबंध हैं, आज से नहीं है, पिछले 20 सालों से जो उन्होंने संबंध चीन से बनाए हैं, चीन के राष्ट्रपति से बनाए हैं। जब प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री थे और चीन के राष्ट्रपति एक आला पद पर थे, राष्ट्रपति नहीं बने थे, तब से आज तक जो उनके रिश्ते हैं, उन्हीं रिश्तों में एक राज छिपा है, जिस वजह से प्रधानमंत्री अपनी चुप्पी नहीं तोड़ते हैं। जयराम रमेश जी ने एक नारा दिया आज, प्रधानमंत्री चीन पर चुप्पी तोड़ो भारत जोड़ो। मैं आपको 2013 में जो एक कैबिनेट डिसीजन मनमोहन सिंह सरकार ने लिया था, बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय था, माउंटेन स्ट्राइक कोर, 90,000 सैनिकों का एक विशेष दस्ता, चीन के खतरे को दिमाग में रखते हुए यह निर्णय लिया गया था कि माउंटेन स्ट्राइक कोर बनाई जाए। 2013 में यह निर्णय हुआ। 2014 में हमारी सरकार जाने से पहले इसका एक डिवीजन बना कर गई, जिसके हेडक्वार्टर पश्चिम बंगाल में है। दूसरा डिवीजन पठानकोट में बनना था, सरकार बदल गई। चीन परस्त प्रधानमंत्री आ गए, नरेंद्र मोदी। मैं उनको चीन परस्त बोलता हूं, कारण है मेरे पास, हम सबके पास बहुत कारण है उनको चीन परस्त बोलने के। तो चीन परस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने, जो पठानकोट में माउंटेन स्ट्राइक कोर का दूसरा डिवीजन बनना था वो रोक दिया गया, फंड्स नहीं दिए गए, दूसरा डिवीजन नहीं बना, माउंटेन स्ट्राइक कोर को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। हम प्रधानमंत्री जी से पूछते हैं, जवाब दीजिए, दबाव किसका था आप पर? क्या चीन का दबाव था?
आप अपनी ही सेना को कमजोर करने पर क्यों तुले हुए हो? क्या दबाव है आप पर चीन का? हमें मालूम है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रतिनिधिमंडल भेजता था चीन, हमारी सरकार थी तब भी ये चीन भेजते थे अपने प्रतिनिधिमंडल को। वहां 10-10 दिन, 15-15 दिन, एक महीने की बैठकें चलती थी। हमें नहीं मालूम क्या चर्चा होती थी उस पर। एक गैर राजनीतिक संगठन है, एक सांस्कृतिक संगठन है, इसका क्या काम है चीन से जाकर बातचीत करने का? हमें मालूम है कि 2014 में 13 नेता भारतीय जनता पार्टी के पार्टी स्कूल में गए। पार्टी स्कूल क्या है? चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का एक स्कूल है। वहां ट्रेनिंग लेने गए, शिक्षा लेने गए। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से भारतीय जनता पार्टी के नेता शिक्षा लेने क्यों जाते हैं? क्या शिक्षा मिलती है उन्हें कि लौट कर आते हैं माउंटेन स्ट्राइक कोर को रोक दिया जाता है, उसमें निर्णय लिए जाते हैं। मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया, इसी हफ्ते बताया था दौसा में, कि कैसे चीन की कंपनियों को उपकृत किया जा रहा है, उनको ठेके दिए जा रहे हैं, ब्लैकलिस्टेड कंपनीज को ठेके दिए जा रहे हैं। गुजरात में दिए जा रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में दिए जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में उनसे पैसा लिया जा रहा है। अनाप शनाप हरकतें हो रही हैं, हमें किसी को देश में जानकारी नहीं मिल रही। विवेकानंद फाउंडेशन किसकी फाउंडेशन है? इस देश की नीति निर्धारण करने वाले कुछ लोग हैं जो रीढ़ की हड्डी हैं इस देश की, इस सरकार की। दोवल साहब की एक फाउंडेशन है, विवेकानंद फाउंडेशन। उसके क्या रिश्ते हैं चीन से, हम ये जानना चाहते हैं। प्रधानमंत्री चुप्पी तोड़िए, बताइए क्या रिश्ते हैं आपके खास जो हैं विवेकानंद फाउंडेशन के जो करता धरता हैं दोवल साहब। दूसरी फाउंडेशन है, इसी सरकार का उस पर पूरा वरदहस्त है, इंडिया फाउंडेशन। संघ के काफी लोग उसमें जुड़े हुए हैं। उसके क्या रिश्ते हैं चीन से? बार बार चीन क्यों जाती है वो फाउंडेशन? आज मैं आपको एक और खुलासा करने वाला हूं, महत्वपूर्ण खुलासा है, इस देश के लिए जरूरी है ये जानना। इस देश के विदेश मंत्री के सुपुत्र जिस फाउंडेशन को हेड करते हैं, उसके एक यूनिट को हेड करते हैं अमेरिका में, उस फाउंडेशन को चीन की एम्बेसी से एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पैसा मिला है। अभी हाल ही में मिला है। क्यों मिला है? क्या कारण है? क्या कारण है कि पूरी सरकार चीन पर चुप हो जाती है? क्या यही 3-4 जो कारण हमने आपको बताए, जो हम सवाल उठा रहे हैं? हम जब भी इनसे पूछते हैं, टीवी डिबेट्स में पूछते हैं हम में से कुछ लोग, कि चीन पर अचानक चीन इतना सक्रिय क्यों हो गया बॉर्डर, तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि साहब हमने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम शुरू कर दिया जो पहले कभी नहीं हुआ था, इसलिए चीन थोड़ा घबराया हुआ है, बौखलाया हुआ है। उस पर भी मैं आज आपको कुछ तथ्य बताता हूं। BADP, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्लान, 7वीं पंचवर्षीय योजना में राजीव गांधी जी के वक्त आया था। सबसे पहली बार किसी सरकार ने, किसी प्रधानमंत्री ने अगर इस तरफ ध्यान दिया तो वो 1986-1987 के दौरान शुरू हुआ। ज्यादा पुरानी बात नहीं करते, मनमोहन सिंह जी की सरकार पर आ जाते हैं। 2000 किलोमीटर का ट्रांस अरुणाचल हाईवे किसने शुरू किया, किसके वक्त, किसके जहन में ये विचार आया? डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के वक्त आया। एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स, सिर्फ अरुणाचल की बात करते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा आज समस्या वहां चल रही है। 6 एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त अरुणाचल प्रदेश में बने। ईटानगर रेलवे स्टेशन डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त अरुणाचल प्रदेश में बना। और इसी तवांग क्षेत्र में 1986 में जब चीन ने गलत निगाह डाली थी, राजीव गांधी जी ने सेना के हाथ नहीं बांधे थे। पूरी अनुमति थी सेना को कि आपको जो उचित लगे करिए, हम आपके साथ खड़े हैं। जनरल सुंदर जी थे, ऑपरेशन फैल्कन शुरू किया और चीन को मजबूर किया वार्ता करने के लिए। चीन ने वार्ता की मांग की कि चलिए हम बैठकर बात करते हैं। फ्लैग मीट जिसको कहते हैं, फ्लैग मीट हुई। चीन पीछे हटा, राजीव गांधी वहीं नहीं रुक गए, अपनी पीठ थपथपाने नहीं घूम रहे थे पूरे देश में।
उन्होंने उस मौके का फायदा उठाया, चीन पीछे हटा, अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया। इसको कहते हैं राजनीतिक इच्छा शक्ति। तो ये जो आपको सबको अनपढ़ मानते हैं ना पत्रकारों को, ये मोदी जी की एक विशेषता है, पत्रकारों को अनपढ़ मानते हैं। विपक्ष को तो अनपढ़ मानते ही, को भी अनपढ़ मानते हैं। जरा इनसे पूछिएगा कि 1986 का ऑपरेशन फैल्कन क्या था, पूछिएगा कि अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा किसने दिया, पूछिएगा माउंटेन स्ट्राइक कोर किसने शुरू की और किसने रोक दी। और फिर जो मैंने कंपनियों के नाम आपको बताए, डोंगफेंग, यूसी, वेब मोबाइल, ये सब भी पूछिएगा। वैसे क्या पूछेंगे आप, क्योंकि वो आपके सामने तो आते नहीं है, डरते हैं। लेकिन जब मौका पड़े प्रधानमंत्री से जरूर पूछिएगा, इन सब सवालों के जवाब दीजिए और कहिएगा हमारे तरफ से एक संदेश जयराम रमेश जी ने जो आज नारा दिया है, चुप्पी तोड़ो भारत जोड़ो। आपके सवाल। अरे आप जो कर रहे हैं वो आपत्तिजनक है, उस पर किसी को टिप्पणी नहीं करनी। हम तो सिर्फ बता रहे हैं कि जो आप कर रहे हैं वो गलत है, सेना के हाथ बांध रहे हैं, सेना को कमजोर कर रहे हैं। एक वीर सेना और एक कायर राजा, बताइए सीमाएं सुरक्षित कैसे रह सकती? हमारी आपत्ति राजा की कायरता से है। हमारी आपत्ति इससे है कि एक कायर राजा ने एक वीर सेना के हाथ बांध दिए हैं। तभी मैं आज आपको ऑपरेशन फैल्कन की बात याद दिला रहा हूं। कैसे राजीव गांधी जी के वक्त जनरल सुंदर जी के हाथ पूरी तरह से खुले थे और कैसे चीन पीछे हटा, इसी तवांग क्षेत्र से पीछे हटा। पीछे हटते ही हमने अरुणाचल, यह होता है एक मजबूत राजा, एक मजबूत सेना। हमारी आपत्ति राजा की कायरता से है, हमारी आपत्ति राजा की उन मजबूरियों से है जिसकी वजह से वो चीन के आगे न मुंह खोल सकता है, न चीन की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकता है। हमारे एक बात बता दूं, इन्होंने अभी अभी राजीव गांधी जी का जिक्र किया। एक वो प्रधानमंत्री थे जिन्होंने यूनियन टेरिटरी को पूरा दर्जा दिया और अलग से राज्य बनाया, अरुणाचल प्रदेश। और एक हमारे प्रधानमंत्री हैं जो एक राज्य को डाउनग्रेड करते हैं और उसको यूनियन टेरिटरी बना देते हैं, और जम्मू और कश्मीर। राजीव गांधी जी दिसंबर 88 को बीजिंग गए, चीन के नेतृत्व के साथ उनकी बातचीत हुई। उसके बाद हमारे संबंध मजबूत हुए। पर राजीव गांधी तभी चीन गए जब हम जमीन पर, सीमा पर हम मजबूत थे और हमें सफलता हासिल हुई। वो उन्होंने चीन के नेता से एक बार बातचीत की, बस 18 बार नहीं, झूले पर बैठकर नहीं, अलग अलग शहरों में नहीं। पर जो समझौता हुआ चीन के नेता डंग शाओपिंग और राजीव गांधी जी के बीच में दिसंबर 1988 में, उसके बाद 1993 में सीमा समझौता हुआ जब नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे। जब 3 साल बाद 96 में जब देवेगौड़ा जी थे, एक और समझौता हुआ। उसके बाद 2002 अटल बिहारी जी बीजिंग गए, एक और समझौता हुआ। यानी कि दिसंबर 1988 के बाद हमारे संबंध मजबूत होते गए। आर्थिक संबंध मजबूत हुए, सीमा पर हमारे जो प्रतिनिधि हैं, विशेष प्रतिनिधि, उनके बीच में बातचीत शुरुआत हुई। पर ये सब 2020 में ये कांड समाप्त हो गया। अप्रैल 2020 के बाद एक नया चैप्टर खुल गया
उसके पहले जो कुछ हुए हैं चीन ने भूल गए, और जो लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल है सीमा पर, चीन ने अपने ही मनमर्जी उसको बदल दी। और आज जो जमीन भारतीय जमीन है, जो भारत का हिस्सा है, उस पर कब्जा लेकर बैठे हुए हैं। और प्रधानमंत्री ने तो उनको क्लीन चिट दे दिया है। 20 जून 2020 को उन्होंने कह दिया ऑल पार्टी मीटिंग में, बाहर से कोई आया है ना, कोई आया है ना कोई बैठा है। उनका कहने का तरीका ऐसा ही है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ना कोई आया है ना कोई बैठा है। और इस क्लीन चिट के कारण हमारा जो बार्गेनिंग पोजीशन है वो कमजोर हो गया है चीन के साथ। कुछ भी कहें, तो वक्त आ गया है, संसद के अंदर बहस होनी चाहिए, प्रधानमंत्री को जवाब देने चाहिए और विपक्ष के साथ बातचीत करनी चाहिए। इसमें कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं हम, एक सामूहिक संकल्प हमें बनाना है। सबसे बड़ी चुनौती हमारे देश के सामने है, चीन से हम कैसे निपटे सीमा पर, लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश में। और यही तभी संभव हो पाएगा जब सारी पार्टी, सारी राजनीतिक दल एक आवाज से बोलेंगे। पर एक आवाज से बोलने के पहले प्रधानमंत्री को तो सुनना चाहिए। प्रधानमंत्री को तो सभी पार्टियों को विश्वास में लेना चाहिए, क्योंकि जानकारी उन्हीं के पास है। और ये प्रधानमंत्री हमेशा अपने आप को मानकर चल रहे थे कि मेरा एक विशेष रिश्ता है चीन के राष्ट्रपति के साथ, +1। उन्होंने एक बारी बयान दिया था जिसका वीडियो भी उपलब्ध है, +1। ये एल्जिब्रा में, कूटनीति में एल्जिब्रा लाना ये प्रधानमंत्री की विशेषता है। एक बार उन्होंने कहा था कनाडा के संदर्भ में, a² + b², a+b² = a² + b² + 2ab, यानी कि a² इंडिया स्क्वायर, b² कनाडा स्क्वायर, और ये 2ab ये मोदी का योगदान है। ऐसे ही उन्होंने कहा था चीन के संदर्भ में +1। वो वीडियो है, अगर आप चाहते हैं मैं आपको भिजवा सकता हूं। तो अपने आप को जो, और आरएसएस के बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं जो अखबारों में लिखते रहते हैं, राम माधव जैसे बुद्धिजीवी लोग हैं, चीन के बारे में बहुत कुछ लिखते हैं, किताब भी लिखे हैं। तो अभी वक्त आ गया है, कई सवाल हमने उठाए हैं। कल खरगे जी ने कई सवाल उठाए हैं, चीन पर चर्चा होनी चाहिए। चीन पर, चाइनीज टी पर नहीं, चीन पर चर्चा होनी चाहिए। मैंने भी कुछ सवाल उठाए हैं, पवन जी ने भी कुछ सवाल उठाए थे, आज भी हम सवाल उठा रहे हैं। पर इन पर चर्चा, बहस होनी चाहिए लोकसभा में और राज्यसभा में। जवाब रक्षा मंत्री को नहीं, विदेश मंत्री को नहीं, जवाब प्रधानमंत्री को देना है। और चीन के बारे में हर एक प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में बयान दिया है, बहस में भाग लिया है। पंडित नेहरू से लेकर सभी, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह जी, देवेगौड़ा, नरसिम्हा राव, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सभी लोगों ने पार्लियामेंट में विस्तार से चीन के साथ क्या संबंध होने चाहिए, क्या चुनौतियां हैं, उस पर उन्होंने बहस में भाग लिया है। परंतु ये पहले प्रधानमंत्री हैं जो बहस से भागते हैं, बहस होने नहीं देते हैं, और चीन शब्द उनके मुंह से निकलता ही नहीं है। ये बड़ी अजीब सी स्थिति है। ये राज है, और ये राज पूरा देश जानना चाहता है। ये राज कब बना, क्या जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब का कोई राज है, या ये अब का कोई राज है, ये ना मुझे मालूम है ना आपको मालूम है।
लेकिन कुछ तो है। या तो मुंह नहीं खोलते और जब मुंह खोलते हैं तो क्लीन चिट दे देते हैं। और जिस तरह से क्लीन चिट देने के हफ्ते भर बाद चीन के बैंक से भारी ऋण लेना, कंपनियों को ठेके देना, उससे पहले 2019 के चुनाव में चीन की कंपनियों से भारतीय जनता पार्टी की पार्टनरशिप करवा के चुनाव लड़वाना, ये सब कहीं इशारा करता है। हम गैर जिम्मेदाराना तरीके से इसके आगे कुछ बोलना उचित नहीं समझते। आप भी समझदार हैं, हम भी समझते हैं कुछ है। हमारी मजबूत सेना है। नहीं, राहुल जी ने जो कहा वही मैं बता रहा हूं, आप सुनना भी उचित लगता है मुझे कि आपको सुनना भी चाहिए। मैंने आपको उदाहरण दिया कि कैसे 1986 में जब तवांग में यह हुआ तो सेना के हाथ नहीं बांधे गए थे। हमारे 20-20 शहीद सैनिकों की शहादत को एक तरह से नकार देते हैं। यह क्लीन चिट का क्या मतलब हुआ? आपने अपनी ही सेना की शहादत को नकार दिया। उस शहादत का खुलेआम सरेआम अपमान करते हैं। आप बताइए, सेना के हाथ बंधे हैं या नहीं बंधे हैं? माउंटेन स्ट्राइक कोर को आप रोक देते हैं, बताइए सेना के हाथ बांधे या नहीं बांधे? एक तरफ सेना वहां मजबूती से लड़ रही है, उनको पीछे खदेड़ रही है चीन के लोगों को, चीन की सेना को। दूसरी तरफ आप डाइनिंग टेबल से उठकर झुक कर सलाम करते हैं चीन के राष्ट्रपति को। बताइए सेना के पर क्या गुजरती होगी उस वक्त? हाथ बांधे या नहीं बांधे? तो राहुल जी बिल्कुल, इस सरकार ने सेना के हाथ बांध दिए हैं, नहीं तो इस सेना को कोई रोक नहीं सकता। एक वीर सेना, एक कायर राजा, ये इस देश की कहानी है पिछले 7 साल की। बीजेपी ने जो कहा उसका जवाब मैंने दे दिया, जयराम जी ने भी कल दिया। सॉल्यूशन से पहले प्रॉब्लम है, यह बात सरकार को स्वीकार करनी होगी। और अगर उनको कोई दिक्कत है स्वीकार करने में, तो हम लोगों को एक सुझाव देना चाहते हैं। आप सब पत्रकार हैं, आपको ले चलें 20 अप्रैल 2020 से पहले जहां हमारी सेना पेट्रोलिंग करती थी, चलिए पूरी टीम को ले चलिए। क्या आज वहां पेट्रोलिंग हो रही है? इस सवाल का जवाब आंखों देखी करते हैं। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि सारे पत्रकारों को वहां लेकर जाएं। अपनी देश की सीमा है, अपने देश के पत्रकार हैं, क्या आपत्ति होनी चाहिए? 2 दिन की यात्रा करिए, देखिए कि क्या पेट्रोलिंग पॉइंट बदला, बफर जोन नए घोषित हुए या नहीं हुए। हमारे तो बड़े पिन पॉइंटेड स्पेसिफिक सवाल हैं। हम आपसे आग्रह करते हैं कि सरकार पर दबाव डालिए कि साहब हमें ले चलिए और इन सवालों का जवाब ढूंढिए। जब आपको समस्या दिख जाएगी फिर समाधान की बात अवश्य करने को हम तैयार बैठे हैं। प्रधानमंत्री हैं कि 2 साल हो गए लगातार चीन ने और कई सीमाओं पर फ्रंट खोल दिया। ऑल पार्टी मीटिंग तो छोड़ दीजिए, संसद तक में चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो चर्चा ही नहीं होगी तो समाधान कैसे निकलेगा? मैं और आप चर्चा करके समाधान निकाल भी देंगे, वहां से वो क्लीन चिट दे देंगे, वहां से वो कहेंगे नहीं कोई घुसा ही नहीं है, तो कैसे समाधान निकलेगा? तो पहला सुझाव यह है, पत्रकारों को वहां ले जाएं। एक सेकंड सर, नहीं, सॉल्यूशन, एक मिनट, सॉल्यूशन देना हमारा काम नहीं है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, सरकार की जिम्मेदारी है। हम क्या कर सकते हैं? हम यही मांग कर सकते हैं कि इस पर बहस हो, हमको एक ब्रीफ ना, कि हमें पूरी जानकारी तो मिली ही नहीं है। पूरी जानकारी मिलनी चाहिए ना सभी पार्टियों को। पार्टियों, पंचायत मत बुलाइए, पार्टी के नेताओं को बुलाइए और सीक्रेट इन कैमरा सेशन करवाइए, पूरी जानकारी दीजिए, बहस करवाइए पार्लियामेंट में। उस जानकारी के आधार पर कुछ संवेदनशील तथ्य आप पब्लिक में नहीं लाना चाहते हैं, पार्टियां जिम्मेदार नेता हैं, वो जानते हैं क्या कहना है और क्या नहीं कहना है। तो ये सॉल्यूशन सरकार के हाथ में है।
पर पहला कदम, अगर आप एक आम सहमति बनाना चाहते हो, आप एक सामूहिक संकल्प दिखाना चाहते हो दुनिया को और खास तौर से चीन को, तो बहस करवाइए, चर्चा कराइए लोकसभा में, राज्यसभा में। मैं कितने बार कहूं, मैं थक गया हूं। 60 साल पहले चीन का आक्रमण हो रहा था और 170 सांसदों ने लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा में भाग लिया। प्रधानमंत्री दोनों सदनों में बैठे थे, सुन रहे थे अपनी सरकार की कड़ी आलोचना, और चीन का आक्रमण हो रहा था। नवंबर 8 और नवंबर 20, 1962 के बीच में लोकसभा और राज्यसभा मिला। और पवन जी ने आपको ये जानकारी दी और मैंने इसका पूरा ट्वीट भी डाला है परसों। एक सांसद थे डॉक्टर LM सिंघवी, जो पाली के सांसद थे, और उन्होंने प्रधानमंत्री को एक खत लिखा कि आप सीक्रेट सेशन बुलाइए, और प्रधानमंत्री ने जवाब दिया ये सीक्रेट सेशन नहीं बुला सकते, क्योंकि ये मुद्दे जो हैं सभी लोग से संबंधित है, सभी लोग जानना चाहते हैं। और पूरा सत्र हुआ लोकसभा और राज्यसभा में, बहस हुई, आक्रमण चल रहा था। यहां इन्वेजन नहीं हुआ, यहां इनकर्शन हो रहा है। युद्ध नहीं है हमारे दोनों देशों के बीच में, इनकर्शन हो रहा है। तब भी आप चर्चा नहीं करवाना चाहते। जब इन्वेजन हुआ तब चर्चा हो सकता है, जब इनकर्शन हो रहा है क्यों नहीं चर्चा हो सकता? एक सेकंड, बोलो यार। नहीं, ये आप गलत कह रहे हैं, क्योंकि हिमाचल चुनाव में जयराम जी भी थे, मैं भी था, और इस चुनाव में लगातार ये मुद्दा युवाओं ने भी हमारे साथ जब संवाद किया तो हमने भी उठाया, उन्होंने भी उठाया। ये मुद्दा खत्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस देश के नौजवानों के साथ और इस देश की सीमाओं की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कम से कम कांग्रेस पार्टी तो बर्दाश्त नहीं करेगी। हमने दबाव संसद में भी डाला, हर बार हमारी जो संवाद होते हैं लोगों के साथ, उसमें भी राहुल गांधी जी, खड़गे साहब लगातार इस बात पर चर्चा कर रहे हैं। सरकार किसानों के मामले में कैसे पीछे हटी थी, ये ऐसा मुद्दा है, जवानों के मामले में भी सरकार को पीछे हटना होगा। हम अग्निवीर योजना के खिलाफ थे, हैं और रहेंगे। अग्निवीर हमारे सेना को मजबूत नहीं करता, कमजोर करता है। हम अग्निवीर योजना के खिलाफ लड़ते रहेंगे। 2024 में अगर हम सत्ता में आएंगे तो अग्निवीर योजना को हम समाप्त करेंगे। मैडम सुनिए, आज बड़ा गंभीर मसला है। हम चीन के बाद बात कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं ना बाद में हम बात करेंगे। एक ही विषय लीजिएगा प्लीज। और मैं कई बार इसके बारे में बोल चुका हूं, कह चुका हूं, इन सवाल का जवाब दे चुका हूं। अभी चीन के बारे में हम बात करेंगे, प्लीज इसको डाइवर्ट मत करिए। प्रधानमंत्री डाइवर्शन में एक्सपर्ट हैं, आप उनके रास्ते पर मत चलिएगा, डाइवर्ट मत करिएगा प्लीज। ये चीन के संदर्भ में उन्होंने कुछ कहा है? कहा तो अलग से बात करेंगे। ज्यादा महत्वपूर्ण है कि चीन कब्जा करके बैठा है, पहले वहां ध्यान दीजिए। तो मत करिए ना, क्यों कर रहे हैं? आप भी समझदार हैं, देश के लोग भी समझदार हैं, लोग भी समझदार हैं, लोग भी समझते हैं कि जिस देश में एक ऐसी सरकार थी जिसने विश्व का भूगोल बदल दिया,
न हमारी सेना को भारतीय जनता पार्टी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता है और न कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। ये वही सेना थी जिसने अभी कुछ दिन पहले ही हमने वो दिन मनाया था, बांग्लादेश को आजाद जब कराया। तो जिस सेना ने भूगोल बदल दिया हो विश्व का, वो बीजेपी के ऊपर मोहताज है क्या सर्टिफिकेट की? सेना को नहीं चाहिए कोई सर्टिफिकेट बीजेपी से, कांग्रेस को तो खैर कतई नहीं चाहिए। आपने सही सवाल पूछा। मैं एक चीज़ बता दूं जिसके बारे में कम लोगों को जानकारी है। जब हम चीन की बात उठाते हैं संसद में और संसद के बाहर, अगर कोई कांग्रेस नेता उठाता है तो तुरंत बीजेपी कहती है 1962 में क्या हुआ, 1962 में क्या हुआ, यही उनका कहना है। 1962 में क्या हुआ, 1962 में क्या हुआ हम लोग सब जानते हैं, वो इतिहास है। उस पर कई किताब लिखे गए हैं, उस पर रिपोर्ट आया है, उस पर कई लंबी चर्चा हुई है। 1962 के बाद हम समझते हैं कि 1962 के बाद 1965 में हमें पाकिस्तान से युद्ध हुआ और 1971 में बांग्लादेश के संदर्भ में एक और युद्ध हुआ। पर 1965 और 1971 के बीच में चीन के साथ भी एक छोटा सा युद्ध हुआ था नाथुला में। ज्यादा लोग आज भूल गए हैं, यह भी हमारे इतिहास का एक अंग है। 1967 में नाथुला के पास भारत और चीन के बीच में मुकाबला हुआ और उसमें अगर मैं डायरेक्ट शब्द यूज करूं, उसमें चीन हारा और भारत जीता। उसके बारे में अभी एक नया किताब भी निकला है, 1967 द वॉर दैट इंडिया वन। सब लोग कहते हैं 1962। 1967 में वही भारतीय सेना जिसको सशक्त बनाया गया था और जिसको पूरा फ्रीडम दिया गया था कार्रवाई करने के लिए सीमा पर, उन्होंने चीन की सेना को, पीएलए को एक सबक सिखाया नाथुला में, सिक्किम के पास, गंगटोक के पास। तो जो पवन कह रहे हैं कि अगर आप ऐसे कदम लेंगे जो सेना को मजबूत नहीं करती, कमजोर करती, और सबसे जो अभी रिसेंट मिसाल है ये अग्निवीर परियोजना, सब लोग देख रहे हैं। तो बार बार अगर हम सवाल उठाते हैं, हम पर आरोप लगाना 1962 में क्या हुआ, राजीव गांधी फाउंडेशन में क्या हुआ। इन्होंने आपको कहा है राजीव गांधी फाउंडेशन, विवेकानंदा फाउंडेशन की बात तो करते नहीं है, इंडिया फाउंडेशन की बात तो करते नहीं है। और इन्होंने आज एक नया खुलासा दिया है कि जिस संस्था के साथ हमारे विदेश मंत्री के बेटे जुड़े हुए हैं, वही संस्था हमारे चाइनीज एम्बेसी से एक बार नहीं 2 बार या 3 बार उनको वित्तीय सहायता मिली है। और ये दिल्ली का एक मुख्य संस्था है, थिंक टैंक है। आपने कहा सॉल्यूशन क्या है, मैं आपको एक सॉल्यूशन देता हूं, छोटा सा सॉल्यूशन नहीं है, एक। क्या प्रधानमंत्री ने कभी सोचा है, विपक्ष के नेता भूल जाइए, विपक्ष को अनपढ़ है, जानती नहीं है, विपक्ष एंटी नेशनल है। हमारे देश में मैं समझता हूं, मैंने अभी तक गिना है 8 या 10 ऐसे आज भी आईएफएस ऑफिसर हैं जो चीन में एम्बेसडर रह चुके हैं। बड़े जाने माने पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े काबिल लोग हैं। उनको बुलाकर एक बैठक कीजिए, उनसे बातचीत करिए, उनसे सुझाव लीजिए। परसों दिन एक ही ऐसे व्यक्ति, श्याम सरन जी, जो विदेश सचिव भी रहे हैं और चीन के मामले में बड़े विशेषज्ञ माने जाते हैं, उन्होंने किताबें लिखी हैं, उन्होंने लंबा आर्टिकल लिखा है हिंदुस्तान टाइम्स में, कई सुझाव दिए हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं, शिवशंकर मेनन हैं, हमारे खुद विदेश मंत्री एम्बेसडर रह चुके हैं चीन में, वो तो प्रधानमंत्री को तो मिलते ही रहते हैं, उनको छोड़िए। गौतम बम्बा वाले हैं जो पुणे में हैं, सीवी रंगनाथन है बेंगलोर में, चंद्रशेखर दासगुप्ता हैं गुड़गांव में, अशोक कांता हैं दिल्ली में।
ऐसे में 8-10 व्यक्तियों को आपको दे सकता हूं नाम, जो हमारे चीन में हमारे एम्बेसडर रह चुके हैं, जानते हैं चीन के बारे में, उनके पास सुझाव है। प्रधानमंत्री उनसे मिलते क्यों नहीं है? हमें छोड़िए, हमसे छोड़िए, हमें तो बात ही नहीं करेंगे, बहस नहीं कर पाएंगे, होने ही नहीं देंगे राज्यसभा और लोकसभा में, इनसे तो मिलिए। जो नाथुला की बात जयराम रमेश जी ने कही और बड़ी सही जगह पर बैठकर की, मेजर जनरल सगत सिंह यहीं से थे, जिनको चीन ने धमकाया कि ये इलाका खाली करिए, उन्होंने 1 सेकंड नहीं लगाया, उनको कड़ा जवाब दिया, खाली नहीं किया। तो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्र विरोधी जो आदतें हैं वो मैं आपको दिखाऊं। जो हमारी विक्ट्री है, जो मेजर जनरल सगत सिंह ने राजस्थान ही नहीं पूरे देश का नाम रोशन किया, उसको ढकते हैं, उसको नहीं आने देते सामने, 71 को सामने नहीं आने देंगे। ये क्या है? ये प्रवृत्ति क्या है कि जहां हिंदुस्तान का नाम रोशन हुआ, राजस्थान का नाम रोशन हुआ, मेजर जनरल सगत सिंह जैसे लोगों ने नाम रोशन किया, जनरल सुंदर जी ने रोशन किया, आप वो बात सामने ही नहीं लाने देंगे? क्यों? आप चाहते हैं कि देश का नाम रोशन न हो? बताइए, असली एंटी नेशनल बात कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी कर रही है। क्लीन चिट आप दे रहे हैं, जहां हम लोगों ने कुछ अचीव किया, चीन को के दांत खट्टे कर दिए, वो आप बात सामने नहीं लाएंगे। बहुत हल्के स्तर की राजनीति कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को ये शोभा नहीं देता। हो सकते हैं आपके कुछ राज चीन के पास होंगे, लेकिन देश के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। धन्यवाद। ओके, थैंक यू। तो हाँ, 1 सेकेंड। कल 2 बजे को खड़गे जी और राहुल जी दोनों रहेंगे अलवर में। रैली होगा 2:30 बजे, 2:30 या 2:45 शुरू होगा, पर 2 बजे तक आप वहाँ पहुँच जाइए। और कल दोपहर को भारत जोड़ो यात्रा नहीं होगा, पर रैली होगी। 20 तारीख सुबह भारत जोड़ो यात्रा होगा, और शाम को आर वी गेटिंग टू हरियाणा इन द इवनिंग? 20 तारीख शाम को हम हरियाणा में प्रवेश करेंगे। आज दोपहर को तो होगा ही, और आज दोपहर को 2 से 2:40 तक राहुल जी राजस्थान के करीब 40-45 नागरिक संस्थाओं से मिल रहे हैं, उनके साथ बातचीत हो रही है। उसके बारे में मैं आपको अवगत करा दूंगा। 21 की है यार, 21 की मॉर्निंग, 21 की मॉर्निंग, हाँ 21 की मॉर्निंग। 20 रात को हम राजस्थान में ही है। हाँ, राजस्थान में ही 21, सॉरी, आपकी जानकारी और अप टू डेट है मेरे तुलना में। ओके, थैंक यू। लंच कर, वेयर इज द लंच? थैंक यू।